दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट माधव मिश्रा और उनकी बीवी रत्ना मिश्रा से। माधव मिश्रा यहाँ एक बहुत बड़ी लॉ फर्म सीएलयू के कहने पर अपने ऑफिस में एक मीटिंग करते हैं। तो इस मीटिंग में सीएलयू वाले एक आदमी से सेटलमेंट करने आए थे। दरअसल सीएलयू की क्लाइंट एक कंपनी क्यूरासेल की वजह से इस आदमी के 60% लंग्स डैमेज हो गई हैं, तो वो यहाँ इन्हें एक अमाउंट देकर सेटल कर रहे हैं। माधव मिश्रा ने सीएलयू की तरफ से इस आदमी से बात की, वो उन्हें मना लेता है, पर सीएलयू वाले इस आदमी को 3 करोड़ देने की जगह बस 1 करोड़ देते हैं। जिसपे माधव मिश्रा ने सीएलयू के लॉयर को कहा कि जब कंपनी 3 करोड़ में मान गई थी तो आपने 1 करोड़ क्यों दिए। तो सीएलयू का आदमी कहता है कि देखिए, हम कंपनी के पैसे बचाएंगे तभी तो हमारी क्लाइंट बनी रहेगी। जिसके बाद ये सीएलयू का आदमी ये भी कहता है कि माधव जी, आपको पता है कि वो आदमी क्यों मान गया। इस चीज का रीजन था माधव मिश्रा की शक्ल। उनकी शक्ल एक आम आदमी को दर्शाती है और इसीलिए सीएलयू वालों ने मीटिंग भी उन्हीं के ऑफिस में की। सीएलयू वाले माधव को एक गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, जो देख माधव की बीवी, उसका साला दीपू और असिस्टेंट शिवानी सब खुश हो गए। पर माधव को अभी ये सब कुछ जो हुआ वो ठीक नहीं लगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हाई क्लास सोसाइटी में राज नागपाल के घर, जहां उसकी कामवाली ने देखा कि राज एक मरी हुई औरत को लिपटे हुए बैठा है। तो कहानी गई 24 घंटे पीछे। आज राज की बेटी का जन्मदिन था। राज और उसकी पत्नी अंजू अपनी बेटी ईरा को सरप्राइज देते हैं। अब ईरा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, वो किसी बीमारी से जूझ रही है। तो यहाँ एंट्री हुई ईरा की नर्स और केयर टेकर रोशनी की, जिसने ईरा को गिफ्ट देने के बाद राज को हक कर लिया, क्योंकि वो और कोई नहीं, राज की गर्लफ्रेंड है। राज और उसकी बीवी अंजू साथ में नहीं रहते थे। तो ईरा अपने नए पियानो पर कुछ प्ले करने लगी, पर तभी उसे कुछ होने लगा। वो लोग ईरा के टेस्ट कराते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ राज के ऑपरेशन थिएटर में। उसने ऑपरेशन करने के बाद ईरा के टेस्ट रिजल्ट्स देखे, जिसमें सामने आया कि उसे कैंसर तो नहीं है। जो सुन सब खुश हो गए, पर ईरा को लो ब्लड शुगर था। तो यही रोशनी ने देखा कि राज उसके आने से पहले अपनी बीवी को फोन कर रहा था। जिसके बाद रोशनी राज को कहती है कि मेरा आज ईरा की बर्थडे पार्टी में आने का मन नहीं है, वहाँ तुम्हारे और अंजू दोनों के दोस्त होंगे। पर राज उसे मनाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्तों से मिलो। तो रोशनी अभी भी डाउट में थी कि क्या राज उसे सच में प्यार करता भी है या नहीं। जिसके बाद राज ने अंजू को भी जाकर बताया कि ईरा को कैंसर नहीं है, और वक्त आया ईरा की बर्थडे पार्टी का, जिसमें रोशनी पिंक साड़ी डालकर आती है। तो राज ने उसे अपने दोस्तों से मिलाया, पर बस रोशनी कहकर गर्लफ्रेंड या और कुछ नहीं। तो राज के दोस्त भी अच्छी तरह रोशनी से मिलते हैं, पर वो लोग मजाक करने लगे कि ये क्या कोई नर्स और डॉक्टर की फैंटेसी थी। जिस पर राज बताता है कि रोशनी बच्चों की नर्स है, और जब वो ईरा का ध्यान रखने घर आने लगी तब मैं भी उस पर फिदा हो गया। तो रोशनी यहाँ से वॉशरूम चली जाती है, पर यहाँ उसे वही राज के दोस्त उसकी बुराइयां करते सुने। वो कहते हैं कि रोशनी अंजू के सामने कुछ भी नहीं। तो सामने से अंजू भी रोशनी जैसी ही पिंक साड़ी डालकर आ गई। अंजू से राज के दोस्त भी बहुत प्यार से मिलते हैं, जो रोशनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब सबने उसे सेलिब्रेशंस के दौरान पीछे कर दिया। रोशनी गुस्से में यहाँ से निकल जाती है, तो उसकी जाते जाते कोई वीडियो बना रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ अगली सुबह पर। रोशनी राज के मैसेज के जवाब नहीं दे रही, तो राज रोज की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकल गया, पर आज वो बीच रास्ते में से ही वापिस आ जाता है। जिसके 10 मिनट बाद जब उसकी मेड यहाँ आई, उसने राज को ऐसे देखा। बाहर से अंजू भी उन्हें देखती है, तो ये डेड बॉडी रोशनी की थी। जो देख अंजू ने मेड को अपनी बेटी के पास भेजा। वो खुद पुलिस को फोन करती है, जिस पर ऑफिसर गौरी राज के घर पहुंची। अब डेड बॉडी और क्राइम सीन को देखकर जबरदस्ती फोर्स से मर्डर करने के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे थे। गौरी के पूछने पर राज कहता है कि मैं उसे नहीं बचा पाया, वो मेरे हाथों में ही मर गई। जिसके बाद गौरी अंजू से पूछताछ करती है कि क्या रोशनी का यहाँ कोई दुश्मन था। अंजू ने कहा, मुझे रोशनी का तो नहीं पता, पर राज का तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं। तो यही सामने आता है कि अंजू और राज डाइवोर्स नहीं थे, वो बस 15 महीनों से अलग हैं, और राज और रोशनी कुछ 1 साल से साथ थे। तो गौरी ने अंजू को बताया कि हम राज का घर सील कर रहे हैं, जिस पर अंजू बोली कि मुझे वहां से बस अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेने दीजिए, वो बहुत जरूरी है। जिसके बाद हमारे सामने आया कि पुलिस वालों को अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला था, तो वो पूछताछ करने के लिए राज को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। जिस पर अंजू पीछे से जाती है सीधा माधव मिश्रा के पास कि मेरे पति मर्डर के जुर्म में जल्द ही अरेस्ट होने वाले हैं।
पुलिस ने भी राज से पूछताछ की। वो पूछते हैं कि आप आज जॉगिंग से जल्दी वापस क्यों आए। राज कहता है क्योंकि मैंने रात को ज्यादा पी ली थी। वो बताता है कि जब मैं अंदर गया तब रोशनी मरी पड़ी थी। मैंने अपने हाथ से उसका खून रोकने की कोशिश की पर कुछ भी काम नहीं किया। तो यही राज की मेड बताती है कि रात को रोशनी और राज के बीच लड़ाई हुई थी। हमें देखने को मिला कि राज रोशनी को साइड में ले गया था और उसी के बाद रोशनी घर से निकल गई। जिस पर पुलिस ऑफिसर गौरी राज से इस बारे पूछती है। राज कहता है कि हमारी लड़ाई नहीं हुई, बस उसने ज्यादा पी ली थी तो मैं उसे साइड में ले गया। पर अब पुलिस वाले रोशनी के मर्डर का आरोप अर्जुन पर लगाने लगे कि बताओ तुमने उसे क्यों मारा और मर्डर वेपन कहाँ है। तो राज बोला मुझे लॉयर चाहिए, मैं लॉयर के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। पर पुलिस वालों ने शक के आधार पर राज को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद माधव मिश्रा राज से मिलने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपकी बात मानता हूं कि आपने रोशनी जी को नहीं मारा, पर यह चीज कोर्ट में प्रूव करने के लिए आपको मुझे हर एक चीज बतानी होगी। राज माधव को बताता है कि भागते हुए मेरी तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं वापस आया और रोशनी वहां मरी पड़ी थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। तो माधव कहता है कि देखिए ये ट्रायल तो लंबा चलने वाला है, बस इसमें एक अच्छी बात यह है कि मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला। माधव राज को बताता है कि पहले तो कल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपकी पेशी होगी, जहां हमारे कुछ भी कर लेने पर भी जज आपको जमानत नहीं देगा, वो आपको सीधा जेल में भेज देगा, जहां आपको कुछ भी हो जाए मेरी गैर हाजिरी में कुछ भी नहीं बोलना। तो अगले दिन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसे माधव ने बताया था। पर यहीं एक और लॉयर लेखा अगस्त्य इन्हें देख रही थी। जिसके बाद वो सीएमयू का लॉयर भी माधव के पास आया कि अब आप सीएमयू का एक हिस्सा हैं, आपको हम सैलरी देते हैं, तो हमारी मर्जी के बिना आप ऐसे मर्डर केस नहीं लड़ सकते, सोचिए इस बारे में। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोशनी की फोरेंसिक रिपोर्ट पर। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि रोशनी पर राइट हैंड से सामने से बड़े ही साफ तरीके से हमला किया गया है, वो भी एक छोटे से शार्प वेपन से। तो कहानी गई अंजू के घर, जहां ईरा अपने पिता के बारे पूछ रही थी और इसी सब से अंजू जोर जोर से रोने लगी। जिसके बाद पुलिस राज के सभी दोस्तों से पूछताछ करती है। उन सभी ने कहा कि राज और रोशनी कमरे में तो गए थे पर उनके बीच टू बी एग्जैक्ट कोई लड़ाई नहीं हुई। तो तभी वहां एंट्री होती है रोशनी की मां मोहिनी की और सीन शिफ्ट हुआ एक कॉर्पोरेट लॉयर मंदिरा पर, जो माधव की असिस्टेंट शिवानी की मां है। वो सभी लोग टीवी में इस केस के बारे देख रहे थे और यही हमें पता लगा कि मंदिरा माधव को इतना पसंद नहीं करती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस पर। ऑफिसर गौरी को क्राइम सीन के पास एक ग्लास का टुकड़ा मिला था और यहीं पार्टी की फोटोज देखते हुए उसे समझ आया कि मर्डर वेपन और कुछ नहीं बल्कि एक अवार्ड है, जिसके अंदर डॉक्टर का छोटा सा शार्प स्कैल्पल था। पुलिस वाले नीचे गए तो नीचे एक गार्बेज ट्रक था। गौरी कहती है उसे रोको। गौरी इस कचरे वाले से पूछती है कि क्या तुमने उस सुबह पुलिस के आने से पहले कचरा उठाया था। इस आदमी ने कहा हाँ उठाया था। सारा कचरा उठाकर उन्होंने यहाँ फेंका है और पुलिस को अब यहीं से वो स्कैल्पल ढूंढना होगा। तो कहानी आई इधर अंजू के घर। माधव मिश्रा उनकी बेटी ईरा से मिलने पहुंचा। अंजू उन्हें ईरा की कंडीशन के बारे बताती है। जिसके बाद माधव ने ईरा से कुछ सवाल पूछे कि आप रोज कितने बजे उठते हैं। ईरा ने कहा 7। तो माधव पूछता है कि उस दिन आप लेट क्यों उठी, जिस पर अंजू बीच में बोलती है कि उस दिन बर्थडे पार्टी थी ना। तो माधव ईरा से पूछता है कि क्या आपने उस दिन अपने कमरे से कोई आवाज सुनी थी, पर ईरा जवाब नहीं देती। वो घबराने लगी। ईरा गुस्सा होकर उठकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद माधव ने उसकी ड्राइंग्स देखी तो इसमें उसके पापा की ड्राइंग थी, दादी की ड्राइंग थी, पर उसकी माँ की ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट थी और रोशनी की ड्राइंग में तो लाल रंग भरा हुआ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ टाइम में पीछे रोशनी और ईरा पर। राज ने रोशनी को कहा कि ईरा तुम्हें पसंद करने लगी है और यहीं से राज और रोशनी का भी सब शुरू हुआ। पर अब यही यादें जेल में बैठे राज को डरा रही थी। तो बाहर पुलिस वाले वो स्कैल्पल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अंजू के घर। ईरा अंजू से पूछती है कि डेथ क्या होता है मॉम। अंजू ने उसे डेथ के बारे समझाया। ईरा कहती है कि या रोशनी की भी डेथ हो गई है। अंजू ने कहा हाँ। वो इसके बाद ईरा को स्कूल ले जाती है तो यहाँ भी सारे उसी चीज की बात कर रहे थे और बच्चे ईरा पर हंस रहे हैं। तो कहानी आई माधव और शिवानी पर। वो दोनों राज के दोस्त और ईरा के डॉक्टर अर्श से मिले, जो कहते हैं कि मैं राज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर माधव पूछता है कि क्या ईरा को वायलेंट बिहेवियर और अग्रेशन की प्रॉब्लम थी। अर्श कहता है नहीं नहीं, आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरा एक 13 साल की बच्ची है। पर शिवानी ने ये बात डॉक्टर से ही कंफर्म की कि ईरा की बीमारी में वायलेंट बिहेवियर होना
पूरा नॉर्मल है। और तभी सीन शिफ्ट हुआ ईरा की क्लास में, जहाँ कुछ बच्चों ने ईरा को तंग करना शुरू कर दिया। ईरा के पास कोई पार्टनर ना होने की वजह से वो एक बंदर वाले बैग को उसका पार्टनर बना देते हैं। जो देख ईरा गुस्सा हो गई, वो उस बंदर पर जोर जोर से हमले करने शुरू कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ उस दूसरी लॉयर लेखा अगस्त्या पर। वो माधव मिश्रा के अगेंस्ट ये केस खुद लड़ना चाहती है, पर उनका सीनियर इस चीज को अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि मैं सोच कर बताता हूँ। और तभी माधव से मिलने सीएमयू का आदमी पहुंचा। वो उसे साफ कहता है कि हमने आपको कहा था कि ये केस छोड़ दीजिए, पर आप नहीं सुन रहे। ये आदमी माधव को सीएमयू से निकाल देने की धमकी देता है कि आपके पास सोचने के लिए एक दिन है, जल्दी से फैसला कीजिए। और यहीं इस आदमी के जाने के बाद टीवी पर एक न्यूज आती है कि रोशनी को राज ने नहीं बल्कि उनके ठरकी कचरे वाले मोनू ने मारा है। ये कचरे वाला लड़कियों की गंदी गंदी वीडियोस बनाता था और उसके पास पूरे बिल्डिंग के हर एक फ्लैट का एक्सेस भी था। जिसके बाद पुलिस मोनू को अरेस्ट कर लेती है। तो दूसरी तरफ माधव के सामने आया कि ये बात मीडिया में लीक और किसी ने नहीं बल्कि उसी के साले दीप ने की है। वो कहता है कि आप हमें छोड़कर जब ईरा से मिलने गए थे, तब हमारी नजर इस आदमी पर पड़ी। मैंने मोनू का पीछा किया और उसे रंगे हाथों लड़कियों की वीडियो बनाते रिकॉर्ड कर लिया। दीप खुद ही ये सब मीडिया में लीक करवा देता है। जो सुन माधव बोला कि हे भगवान, तुम यहाँ क्यों हो। माधव कहता है कि तुम ये सब बातें हमें बताते, हम ये बात सीधा कोर्ट में खोलते। पर अब दीप के ऐसा करने से बस पुलिस वालों को ही सब ठीक करने का टाइम मिल गया है। तो सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पुलिस वालों को मोनू के फोन में सबसे ज्यादा रोशनी की ही फोटोज मिली और उस रात भी वही रोशनी की वीडियो बना रहा था। पुलिस कमिश्नर ने गौरी से पूछा कि तुमसे ये सब कैसे छूट गया। और अब पुलिस कमिश्नर केस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता देख गौरी को इस केस से हटाकर किसी और को इसका हेड बना देता है। और ये और कोई नहीं, गौरी का ही एक्स हस्बैंड हर्ष था। तो हर्ष ने सबसे पहले आकर गौरी को कहा कि सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था पर मुझे करना पड़ा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है माधव पर। उसे आज के आज फैसला करना है कि क्या उसे सीएमयू के साथ काम करके आराम की जिंदगी जीनी है या अपने पैशन को फॉलो करना है। तो माधव ने सीएमयू द्वारा दी गई कार उस लंग डैमेज वाले पेशेंट को देकर अपना फैसला ले लिया। और यहीं जब हर्ष ने मोनू की पूछताछ की, उसके सामने आया कि मोनू तो लेफ्ट हैंडेड है। और फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई थी कि रोशनी का किलर एक राइट हैंडेड है, मतलब मर्डरर कोई और ही है। और यहीं गौरी को मोनू के फोन से एक और वीडियो मिली जिसमें राज और अंजू 2 हफ्ते पहले किस करते दिखाई दे रहे थे। तो पुलिस इस वक्त कचरे के ढेर में मर्डर वेपन ढूंढ रही थी। उन्होंने रोशनी की स्मेल देकर स्निफिंग डॉग्स को काम पर लगाया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोशनी के अंतिम संस्कार पर। यहाँ उसकी माँ अपनी बेटी को ऐसे देख रो रही है। तो राज नागपाल को भी जेल में लाया गया और अपने बेटे को जेल में जाते देख उसकी माँ गुरुद्वारे में जाकर रो रही है। यही रोशनी के अंतिम संस्कार में अंजू नागपाल भी आई हुई थी। रोशनी का अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद कहानी आती है माधव मिश्रा पर। वो भी शिवानी के साथ रोशनी के अंतिम संस्कार पर आए कि यहाँ हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। माधव मिश्रा ने आसपास के लोगों से बात की तो तभी वो डॉक्टर अर्श मिस्त्री जाकर रोशनी की माँ से मिला। पर उसके साथ साथ अंजू को देख रोशनी की माँ गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरी बेटी को जीते जीते भी नहीं छोड़ा और अब यहाँ उसकी लाश के पास भी गिद्ध की तरह मंडरा रही हो। यहाँ रोशनी की माँ अंजू को बद्दुआ देती है कि एक दिन तुम्हारा भी सब कुछ छिन जाएगा। तो इधर माधव के आगे उसकी बीवी और साला जाते हैं। माधव के साले दीप ने उससे माफी मांगी, पर माधव कहता है कि तुम जाओ हमारी गाड़ी तैयार करो। तो यहीं माधव की नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ गई थी जो कब से रोशनी की डेड बॉडी को देखी जा रहा था, उसे याद किए जा रहा था। माधव कंफर्म हो गया कि ये पक्का रोशनी का आशिक है। उन्होंने इस आदमी का पीछा किया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोशनी की माँ पर। उसे मीडिया वाले तंग किए जा रहे थे और यहीं लेखा आकर मीडिया वालों को कहती है कि रोशनी को इंसाफ जल्द ही दिलाया जाएगा, आप लोग ऐसे उनकी माँ को तंग मत कीजिए। तो कहानी आती है उस आदमी पर। वो एक रेस्टोरेंट में गया। माधव मिश्रा और उसकी टीम भी उसके पीछे पीछे जाकर साइड में बैठ गए। जिसके बाद वेटर उनके पास ऑर्डर लेने आता है, पर वो लोग दारू की जगह नारियल पानी ऑर्डर कर रहे थे। जिस पर वेटर बोला कि आप लोग यहाँ नारियल पानी पीने आए हो। तो ये आदमी बोला कि ये लोग मुझसे मिलने आए हैं। ये आदमी कहता है कि बताओ क्यों कर रहे हो मेरा पीछा। इस आदमी दिग्विजय ने माधव से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जिस पर माधव ने कहा कि हमें आपकी गर्लफ्रेंड के बारे जानकारी चाहिए। तो दिग्विजय कहता है
है कि रोशनी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मंगेतर थी। दिग्विजय ने कहा कि रोशनी और मैं उसी के हॉस्पिटल में 3 साल पहले मिले थे, जिसके बाद हमें प्यार हुआ और मैंने रोशनी से मंगनी कर ली। पर फिर रोशनी को राज की बेटी ईरा का केस मिलता है, जिसके बाद रोशनी उसके साथ सेट हो गई और उसने दिग्विजय से अपना रिश्ता तोड़ लिया। दिग्विजय कहता है कि यहाँ मैं उससे इतना प्यार करता था और वो राज नागपाल उसे रखेल की तरह रखता था, पर रोशनी को कुछ दिखा ही नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर गौरी पर। वो रोशनी के घर में घुसकर छानबीन करने लगी और उन्हें यहाँ एक घड़ी के डब्बे में एक हॉस्पिटल का टैग मिला। गौरी इस हॉस्पिटल में जाती है और यहाँ उसे पता लगा कि रोशनी प्रेग्नेंट थी, पर उसने अबॉर्शन करा लिया। तो तभी वो लॉयर लेखा जब अपने ऑफिस पहुंची, उसका सीनियर कहता है वाह वाह, तुम तो पूरे मीडिया पर छा गई हो। तो यहाँ लेखा का सीनियर उसे ये केस सौंप देता है कि अब तुम ही इसे संभालो, पर अगर तुम हारी तो कीमत भी तुम ही चुकाओगी। तो यहीं इधर गौरी रोशनी की बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचती है, पर उसे रोशनी के अबॉर्शन के बारे कुछ नहीं पता था। इसने बस बताया कि उस दौरान रोशनी की मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी और जब एक दिन मैं उसके घर गई तो वो दारू पीकर जोर जोर से रो रही थी, पर उसने तब भी उसे कुछ नहीं बताया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कचरे के ढेर में। पुलिस स्निफिंग डॉग्स मर्डर वेपन यानी राज के वो अवार्ड वाले स्टेपल को ढूंढ देते हैं, जो देख सब लोग गौरी की तारीफ करने लगे कि तुम्हारी ही जिद की वजह से हम उस रेगिस्तान में से सुई ढूंढ पाए। और यहीं गौरी का एक्स पति हर्ष भी उसे कांग्रेचुलेट करता है। जिसके बाद कहानी गई अंजू के घर, जहां राज की माँ और अंजू परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी ईरा बहुत ही उदास रह रही थी। राज की माँ कहती है कि मैं राज को मिलने जेल जा रही हूँ और ईरा को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राज की माँ का कहना था कि तुमने ही कहा था कि जितनी जल्दी वो सारी चीजों को समझेगी उतना ही अच्छा होगा। राज की माँ अंजू को भी अपने साथ चलने को कहती है कि राज सबको मिलकर खुश होगा। पर तभी ईरा टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें पुलिस ने बताया कि हमें रोशनी सलूजा केस का मर्डर वेपन मिल चुका है, अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी और केस आगे बढ़ेगा। जो देख अंजू राज की माँ को कुछ सीक्रेट बताती है जो हमें स्क्रीन पर तो नहीं दिखाया गया, पर ये पक्का कुछ खास ही था। जिसके बाद कहानी गई राज और माधव मिश्रा पर। माधव ने कहा कि मर्डर वेपन मिलने के बाद राज के बचने के चांस कम हो गए हैं, इसलिए अब राज को उन्हें सब कुछ बताना होगा। माधव राज से पूछता है कि आप रोशनी के पास के बारे क्या जानते हैं। राज ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, ना मैंने रोशनी से कभी पूछा। पर माधव कहता है कि देखो आराम से बैठो और सोचो और बताओ कि तुम रोशनी के बारे क्या क्या जानते हो। राज कुछ बोलने लगा तो सीन शिफ्ट होता है अंजू पर, जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। उसने इसी टेंशन में एक चेक साइन किया। अंजू कहीं बाहर निकलने लगी, पर तभी उसकी बेटी पूछती है कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे क्या। अंजू कहती है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया है। तो यहीं अंजू ने ईरा से पूछा कि हमारा सीक्रेट याद है ना। ईरा कहती है हाँ याद है। जिसके बाद कहानी आई पुलिस स्टेशन में। यहाँ लेखा पहुंच चुकी थी और तभी गौरी ने सबको बताया कि रोशनी प्रेग्नेंट थी और उसने 21 जुलाई 2023 को अबॉर्शन कराया था और यहीं 2022 अक्टूबर से वो राज के साथ रिलेशनशिप में थी। तो पुलिस का शक है कि ये बच्चा राज का ही होगा। तो इधर ईरा और राज की माँ राज से मिलने पहुंचते हैं। राज अपने परिवार को देख इमोशनल हो गया। राज ईरा से हमेशा की तरह पूछता है कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। ईरा ने कहा पापा। वो कहती है कि पापा आप कमजोर लग रहे हैं, आप अपने विटामिन नहीं ले रहे हो ना। ईरा राज से पूछती है कि पापा आप घर कब आओगे। तो सीन शिफ्ट होता है अंजू पर। अंजू शिवानी की माँ मंदिरा के पास पहुंची। अंजू कहती है कि मंदिरा जी मुझे आपकी मदद चाहिए और इसी के साथ साथ फोरेंसिक लैब में मर्डर वेपन की जांच शुरू हुई। जिसके ही साथ साथ अंजू कहती है कि मुझे डर है कि पुलिस किसी भी वक्त मुझे अरेस्ट करने आ जाएगी और अंजू चाहती थी कि मंदिरा उसका केस लड़े क्योंकि मर्डर वेपन जिस कूड़े के साथ मिला था वो अंजू का है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत हुई राज की काम वाली कमला से। उसे मच्छी मार्केट घूमते हुए याद आता है कि मर्डर वाले दिन उसने राज के पास वो स्कैल्पल देखा था, जिसके
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों ने अंजू से पूछताछ करनी शुरू की। वो अंजू के सामने जानबूझकर कह रहे थे कि आपने डाइवोर्स भी नहीं लिया, आपके पति की गर्लफ्रेंड भी थी, आप आखिर राज नागपाल के साथ रह क्यों रहे थे? कहीं इस सब की वजह पैसा तो नहीं था? और फिर रोशनी आई होगी, आपको डर होगा कि सारा पैसा वो ले जाएगी। तो पुलिस वालों ने यहाँ अंजू को उसकी और राज की किसिंग की फोटो दिखाई। वो कहते हैं कि मर्डर वाले दिन आप अपने पति के साथ ही थी, आप और राज दोनों ने मिलकर प्लान करके रोशनी का मर्डर किया है। पुलिस वाले अंजू को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद यही एंट्री हुई माधव मिश्रा की, जिसे पुलिस वाला कहता है कि तेरी तो अब लग गई माधव, क्योंकि पुलिस स्टेशन में माधव से पहले ही मंदिरा आ चुकी थी। और यही माधव के सामने आया कि मंदिरा अंजू की वकील बन उसका केस लड़ने वाली है। जिसके बाद मंदिरा अंजू को समझाती है कि देखो, अगर आपको इस केस से बाहर निकलना है तो आपको अपने पति का सपोर्ट करना बंद करना होगा। और तभी माधव राज को भी बताता है कि आपकी बीवी अंजू ने अपने लिए दूसरा वकील कर लिया है, मतलब अब आपकी लड़ाई सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेखा से नहीं बल्कि अपनी पत्नी की वकील मंदिरा जी से भी है। वो दोनों ही कोर्ट में ये बात प्रूफ करने में लग जाएंगी कि मर्डर आपने ही किया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ मंदिरा के घर, जहां उसकी बेटी शिवानी उस पर गुस्सा थी कि आपने अंजू नागपाल का केस क्यों लिया। शिवानी कहती है कि आप ये सब बस इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैं आपके साथ नहीं बल्कि माधव मिश्रा के साथ काम करती हूँ, आप ये सब बस मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो ना। जिस पर मंदिरा कहती है कि ओह, तुमने अभी से मान लिया कि तुम हारोगी। तो कहानी जाती है देर रात राज पर। पुलिस वाले उसे उठाकर इंस्पेक्टर हर्ष के पास लेकर गए, जहां हर्ष राज को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि देखिए, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं ना, तो चुपचाप कल कोर्ट में मान लीजिएगा कि ये मर्डर आपने ही किया है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस केस में आपकी बीवी फंसेगी और बिन माँ के आपकी बेटी कैसे रहेगी। उन दोनों को चैन से रहने दो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। मैजिस्ट्रेट राज से पूछता है कि आप अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहना चाहते हो, क्या आप दोषी हैं या नहीं। राज बहुत सोच विचार कर कहता है नहीं। जिसके बाद सेम सवाल अंजू से पूछा गया, उसने भी कहा नहीं, मैं दोषी नहीं हूँ। तो मैजिस्ट्रेट ने केस को आगे सेशन कोर्ट में भेजा। जिसके बाद माधव मिश्रा और लेखा का आमना सामना होता है। लेखा माधव को ताने मार रही थी। तो कहानी गई राज नागपाल के घर, जहां बस उसकी बेटी और माँ रह गई हैं। ईरा अपने मम्मी पापा का दिया पियानो बजाने लगी, जिसके साथ साथ ही हमें जेल में बैठे राज और अंजू दिखाई जाते हैं। तो रोशनी का बॉयफ्रेंड भी उसे याद कर पी रहा था और माधव मिश्रा सोच रहा है कि इस केस को कैसे लड़ा जाए। जिसके बाद कहानी गई कोर्ट में। माधव ने राज को समझाया कि देखिए, आपको अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी कंट्रोल में रखना होगा। जब भी रोशनी का नाम आए, आपके चेहरे पर दुख और दर्द दिखना चाहिए। तो मंदिरा भी सेम चीज अंजू को समझा रही है कि आपको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखना होगा और जितना हो सके राज से दूरी बनाकर रखना। जिसके बाद ये केस शुरू होता है। लेखा ने जज को सब कुछ बताया कि रोशनी राज नागपाल की बेटी ईरा की नर्स थी और इसी दौरान रोशनी और राज के बीच फ्रेंडशिप हुई, जिसमें राज नागपाल ने जब तक दिल चाहा रोशनी को यूज किया और फिर उन्हें मार दिया। लेखा कहती है कि ईरा के बर्थडे पर सबके सामने बेइज्जती हो जाने के बाद भी रोशनी अपने काम को सीरियसली लेकर ईरा को अगली सुबह टाइम पर दवाई देने आई थी, पर इसी दौरान राज नागपाल और अंजू ने मिलकर उन्हें मार दिया। लेखा कहती है कि मैं इस बात को कोर्ट में प्रूफ करूंगी कि राज और अंजू बस कब से झूठ बोली जा रही हैं। जिसके बाद टाइम आता है माधव मिश्रा की स्टेटमेंट का। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट राज नागपाल एक जाने माने सर्जन हैं और उस दिन भी जब वो जॉगिंग से वापस आए, उन्होंने अपनी प्रेमिका को खून में लथपथ देखा। जिसके बाद वो रोशनी जी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम रहे और आज वो बस सबूतों की कमी की वजह से एक मर्डरर बन इस कटघरे में खड़े हैं। माधव मिश्रा यहाँ कोर्ट में ये कहना चाह रहा है कि पुलिस ने बस उन्हें जो सही लगा वो किया, राज नागपाल मर्डरर नहीं है और ना ही इस चीज का कोई पुख्ता सबूत है। जिसके बाद मंदिरा माथुर ने अपनी स्टेटमेंट दी। वो कहती है कि मेरे क्लाइंट अंजू को भी इस केस में बस इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उसका राज से रिश्ता है, बाकी कोई भी सबूत अंजू नागपाल के खिलाफ नहीं है। मंदिरा ने कहा कि मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि अंजू नागपाल पर लगे सारे आरोप वापस लिए जाएं ताकि अंजू नागपाल घर जाकर अपनी बेटी का ख्याल रख सके। जिसके बाद लेखा ऑफिसर गौरी को कटघरे में बुलाती है, जहां गौरी ने बताया कि उस दिन सुबह 7:46 पर अंजू
अंजू नागपाल ने पुलिस को फोन किया था, जिसके बाद जब मैं राज नागपाल के घर पहुंची, वहां रोशनी की डेड बॉडी पड़ी थी। राज नागपाल रोशनी के खून में लथपथ थे, तो डेड बॉडी के पास मुझे एक मोटा सा कांच का टुकड़ा मिला था जो अवार्ड जैसी चीजें बनाने में काम आता है। गौरी ने बताया कि मर्डर के एक रात पहले राज नागपाल के पास एक अवार्ड था और मर्डर वाले दिन वो अवार्ड गायब था, जिसके बाद छानबीन करने पर पुलिस को वो अवार्ड वाला स्कैल्पल कचरे के ढेर में मिला और वो कचरे की थैली अंजू नागपाल की थी। अब इस स्कैल्पर पर कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं थे, बस उस पे रोशनी के ब्लड ट्रेसेस थे। जिसके बाद लेखा ने यहाँ सीसीटीवी फुटेजेस, सिक्योरिटी गार्ड्स की गवाही कि उस दिन राज घर जल्दी वापस आया था, इस सब से प्रूफ कर दिया कि अंजू और राज ही इस केस के दोषी हैं। पर माधव मिश्रा ने इंस्पेक्टर गौरी से पूछा कि उस बिल्डिंग में कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। गौरी ने कहा 40, तो माधव ने पूछा कि उनमें से क्या कोई खराब था या उस दिन चल नहीं रहा था। गौरी ने कहा हाँ एक। तो माधव ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस एक सीसीटीवी कैमरा की आड़ में कोई राज नागपाल से पहले आकर रोशनी को मार गया हो। गौरी कहती है नहीं, अगर ऐसा होता तो बाकी कैमरास में तो वो आता। जिस पर माधव कहता है कि पर अंजू जी तो वहीं रहती थी, उन पर तो आपने मर्डर वेपन मिलने से पहले जरा सा भी शक नहीं किया कि क्या पता उन्होंने राज के आने से पहले रोशनी को मारा हो। तो गौरी कहती है क्योंकि राज नागपाल के पूरे शरीर पर रोशनी का खून था और बॉडी के पास भी वही थे। तो माधव ने कहा कि उन्होंने तो रोशनी को बचाने की कोशिश की थी। माधव यहाँ ये सब कह कोर्ट में प्रूफ कर रहा है कि पुलिस ने बस जो उन्हें सामने दिखा वो मान लिया। उन्होंने ना इस केस की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन की और ना ही प्रॉपर सबूत ढूंढे। माधव कहता है कि गौरी जी आपसे ये गलती पहली बार नहीं हुई। माधव यहाँ एक पिछले केस की बात कर रहा था कि गौरी जी ने पहले भी एक मासूम बच्चे को मर्डर केस में फंसा दिया था और उसी तरह वो आज भी राज को इस केस में आरोपी ठहराने में लगी हुई हैं। जिसके बाद बारी आती है मंदिरा की। वो गौरी से पूछती है कि क्या आप मुझे बताएंगी कि पुलिस को पहला फोन किसने किया। गौरी कहती है अंजू ने, जिस पर मंदिरा कहती है कि देखिए मेरी क्लाइंट ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह डेड बॉडी देखते ही पुलिस को फोन लगाया। और रही बात मर्डर वेपन की, तो हम सबको पता है कि कचरे की थैली सुबह हमारे घर के बाहर पड़ी रहती है जब तक कि कर्मचारी उसे ना ले जाए। तो हो सकता है कि राज नागपाल ने मर्डर करके मर्डर वेपन अंजू नागपाल की थैली में डाल दिया हो ताकि आरोप उन पर आए। मंदिरा गौरी से पूछती है कि ऐसा पॉसिबल है ना। गौरी ने कहा हाँ। जिसके बाद लेखा राज की काम वाली कमला को कटघरे में बुलाती है और यहीं कमला ने ये बात कह डाली कि मैंने उस दिन रोशनी के बगल में वो स्कैल्पल देखा था। मैं जब मच्छी मार्केट गई तब मुझे ये सब याद आया। जो सुन बाकी लॉयर्स के साथ साथ लेखा भी शॉक हो गई क्योंकि उसे भी इस चीज का नहीं पता था। और यही सुन जज ने उन सबको अपने पास बुलाया। माधव ने कहा कि देखिए कमला जी ने अपनी स्टेटमेंट बदली है। तो लेखा ने कहा कि योर ऑनर उस दिन भी कमला फिश मार्केट गई थी और थोड़े दिन पहले भी जब वो फिश मार्केट गई तब उसे ये सब याद आया। ये ट्रोमा फ्लैशबैक का केस है। जिस पर माधव ने कहा कि ये कोई फिल्म नहीं चल रही, जरूर मीडिया में ये खबर देख कमला ने ये बात बनाई है। जिस पर मंदिरा ने कहा कि हाँ मैं भी माधव मिश्रा की बात से सहमत हूँ। पर लेखा ने कहा कि योर ऑनर सदमे के कारण कई बार कुछ चीजें बहुत टाइम बाद याद आती हैं, ये साइंस है और कमला जी के साथ भी यही हुआ है। जो सुन जज ने भी लेखा की साइड ली। उन्होंने कमला की ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर ली, जिस वजह से अब माधव मिश्रा का ये केस जीतना और मुश्किल हो गया था। अब अगर ये स्टेटमेंट किसी तरह गलत प्रूफ ना हुई तो केस ऐसा बनेगा कि राज ने मर्डर किया और अंजू ने मर्डर वेपन छुपाया। तो सीन शिफ्ट होता है पुलिस इंस्पेक्टर हर्ष पर। वो गौरी के घर पहुंचा। जो देख गौरी कहती है कि तुम तो हमारी बेटी को मिलने कल आने वाले थे ना। हर्ष जाने लगा पर उसकी बेटी ने उसे रोक लिया। हर्ष अंदर आ कहता है कि गौरी मैं अपनी बेटी को नहीं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस माधव मिश्रा ने तुम्हारे साथ बहुत गंदी तरीके से बात की। हर्ष गौरी को कहता है कि गौरी तुम एक बहुत ही काबिल ऑफिसर हो और कोई भी ऑफिसर इतनी जल्दी मर्डर वेपन ना ढूंढ पाता। जिसके बाद कहानी गई राज नागपाल पर। उसने माधव मिश्रा को कहा कि स्कैल्पल वहां नहीं था। माधव मिश्रा कहता है चलो मान लेते हैं, पर
पर आपकी काम वाली ने ऐसा क्यों कहा? क्या कमला ने कभी आपको कोई काम कहा था जो आपने ना किया हो? तो यही राज को कुछ याद आता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत हुई रोशनी के मर्डर से पहले, जब राज की मां ने अंजू को किसी काम से राज के घर भेजा। पर यहाँ अंजू राज और रोशनी को एक दूसरे को किस करते देख लेती है। रोशनी ने अंजू को देखकर ये सब और बढ़ा दिया, जिसके बाद कहानी आई आज कोर्ट की सुनवाई पर। मीडिया में ये केस पॉपुलर हुआ जा रहा था, कोर्ट में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो सबसे पहले माधव मिश्रा कमला को कटघरे में बुला उससे पूछते हैं कि आप नागपाल परिवार के घर कितने सालों से काम कर रही हैं और उनका इस टाइम में आपके साथ बर्ताव कैसा रहा है। कमला ने कहा कि मैं 6 साल से उनके लिए काम कर रही हूँ और जब भी मेरे परिवार में कोई बीमार हुआ है तो इन्होंने उनका इलाज फ्री में किया है। जिसके बाद यही हमें पता लगा कि कमला के 2 बच्चे हैं, उसका पति मैकेनिक का काम करता था। तो कमला चाहती है कि उसका बड़ा बेटा इंजीनियर बने। उसके बेटे के एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए थे। कमला कहती है कि उसका एडमिशन कॉलेज में भी हो गया है और उस कॉलेज की फीस 9 लाख रुपए थी। तो यही माधव ने कमला से पूछा कि आपने मेरे क्लाइंट राज जी से 5 महीने पहले एक लोन मांगा था ना, कितने का लोन मांगा था आपने? कमला ने कहा 9 लाख का, पर राज ने ये पैसे नहीं दिए थे। जिस पर माधव कहता है कि अब तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बन पाएगा, वो भी अपने बाप की तरह मैकेनिक बनेगा। तो कमला ने कहा कि नहीं, वो इंजीनियर बनेगा। माधव ने कमला के मुंह से उगलवा लिया कि अंजू ने उसे 9 लाख रुपए दे दिए हैं। जिसके बाद माधव कोर्ट के सामने लाया कि अंजू ने ये पैसे कमला को उसी दिन दिए जिस दिन पुलिस को वो मर्डर वेपन मिला, ताकि कमला टीवी पर स्कैल्पल देख अंजू की साइड ले। और हुआ भी ऐसा ही। कमला ने बार बार टीवी पर स्कैल्पल देख अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि उसने राज के पास वो स्कैल्पल देखा था। तो अब अंजू को डिफेंड करने यहाँ मंदिरा आई। वो कमला से पूछती है कि क्या अंजू नागपाल ने आपको पैसे देते हुए कुछ कहा था? कमला ने कहा कि नहीं, उन्होंने बस कहा था कि ये पैसे तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए हैं। जिस पर मंदिरा ने कहा कि देखिए माय लॉर्ड, अंजू का ये पैसे देना सिर्फ उनका बड़प्पन था। तो लेखा इस चीज पर कुछ नहीं बोलती और माधव मिश्रा ने कमला की बदली हुई गवाही को खारिज करवा दिया। जिसके बाद जाते हुए राज भी अंजू को गुस्से से देखने लगा। तो इधर लेखा कंफ्यूज हो गई थी कि अब वो करे तो करे क्या। और तभी इंस्पेक्टर हर्ष कहता है कि हमें अपना टारगेट बदलना होगा। हम अब तक राज पर फोकस कर रहे थे, पर अब हमें अंजू पर करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ जेल में राज पर। वो सोच सोच कर कि उसकी बीवी ही उसके खिलाफ चालें चल रही है, टूट जाता है। तो इधर मंदिरा ने अंजू को दिखाया कि देखो, पूरी मीडिया अब तुम्हें कातिल मान चुकी है। जिस पर अंजू ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है कि जब मैंने टीवी पर वो स्कैल्पल अपने कचरे में देखा तो मैं डर गई थी। अंजू ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो स्कैल्पल मेरे कचरे में किसी ने गलती से डाला या जानबूझकर। मैंने बस जैसे ही उसे टीवी में अपने कचरे में देखा, मुझे पता था कि पुलिस मुझ पर शक करेगी और इसीलिए मैंने कमला को पैसे दिए। पर अंजू कहती है कि ना मैंने रोशनी का मर्डर किया है और ना ही वो स्कैल्पल अपने कचरे में डाला है। तो मंदिरा कहती है कि अब आज से आप मुझे सब बताएंगी, मुझे कोई आधा सच नहीं सुनना और अब आप सब कुछ मेरे हिसाब से करेंगी। जिसके बाद कहानी गई ईरा की बर्थडे पार्टी में, जब रोशनी गुस्से से वहां से निकली थी और उसी पार्टी में मौजूद राज की एक दोस्त इस टाइम कोर्ट में अपना बयान दे रही है कि रोशनी पहले तो बहुत खुश थी, पर अंजू के पार्टी में आते ही उसका मूड बदल गया और वो भारी मात्रा में शराब पीने लगी। ये औरत बताती है कि रोशनी सिर्फ अंजू से नहीं बल्कि राज से भी गुस्सा थी, क्योंकि वो दोनों पार्टी में ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो अलग ही ना हुए हों और इसी चीज से रोशनी जेलस होने लगी। रोशनी गाना चलाकर डांस करने लगती है। वो ये सब राज की अटेंशन गेन करने के लिए कर रही थी। उसने राज को किस करने की कोशिश की, पर राज उसे रोककर कमरे में ले गया। जिसके थोड़ी देर बाद अंजू भी उस कमरे में गई और वो भी थोड़ी देर बाद पार्टी से चली जाती है। तो अंजू को डिफेंड करने के लिए मंदिरा ने इस औरत से पूछा कि जब अंजू रोशनी के पास गई थी तब उनके हाव भाव कैसे थे। तो इस औरत ने कहा कि अंजू रोशनी के पास कंसर्न यानी चिंता से गई थी, पर रोशनी गुस्से की वजह से कुछ बोलकर पार्टी से निकल गई। जिस पे मंदिरा ने कहा कि देखिए योर ऑनर, रोशनी गुस्से से वहां से निकली, यानी उनके और राज के बीच कुछ हुआ होगा, पर अंजू रोशनी के पास बस कंसर्न से गई थी। जिसके बाद माधव राज को डिफेंड करने आ गया। वो इस औरत से पूछता है कि क्या आपने राज और रोशनी को लड़ते सुना या देखा, या क्या राज या रोशनी ने आकर आपको बताया कि वो अंदर लड़े हैं? इस औरत ने कहा नहीं। तो माधव ने कहा कि फिर आप कैसे कह रही हैं कि अंदर उनके बीच कुछ हुआ होगा। जिसके
बाद लेखा ने यहाँ रोशनी के साथ काम करने वाली नर्स एनी को बुलाया, जो बताती है कि रोशनी एक काफी अच्छी नर्स थी, वो अपने पेशेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। तो लेखा के पूछने पर एनी ने कहा कि मुझे कभी भी राज और रोशनी का रिश्ता सही नहीं लगा। राज शादीशुदा था और वो अपनी बीवी को डाइवोर्स भी नहीं दे रहा था, जिस चीज से रोशनी भी खुश नहीं थी। उसे भी लगता था कि राज हमेशा डाइवोर्स की बात टाल देता है। तो माधव ने एनी से पूछा कि क्या रोशनी ने आपको बताया है कि उसको राज के बारे क्या पसंद है। एनी ने बताया कि रोशनी को ये चीज अच्छी लगती थी कि राज के लिए उसकी बेटी ही सब कुछ है, पर रोशनी का मानना था कि अंजू एक बुरी माँ है, क्योंकि इरा के साथ कुछ भी होता अंजू को उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। रोशनी को लगता था कि अंजू के अंदर वो माँ वाली भावना है ही नहीं। जिसके बाद अंजू को डिफेंड करने मंदिरा आगे आई। वो एनी से पूछती है कि क्या कभी रोशनी ने कहा हो कि अंजू इरा को मारती है या कुछ भी। एनी ने कहा नहीं। तो मंदिरा ने कहा कि योर ऑनर, एक माँ का काम हमेशा अपने बच्चे का ख्याल रखना नहीं है। एक चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर ढकेलती है ताकि वो उड़ना सीखें। मंदिरा कहती है कि जब राज अपनी बेटी की ही नर्स के साथ एक अफेयर में था, तब मेरी क्लाइंट ने अपनी बच्ची के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और पति से अलग हो जाने के बाद भी उनके सामने फ्लैट लिया ताकि वो अपनी बेटी का ख्याल रख सकें। तो मेरे हिसाब से अंजू ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया है। जिसके बाद कोर्ट की अगली सुनवाई अगले हफ्ते पर गई और लेखा के सामने कुछ आया। वो माधव मिश्रा के पास अगली हियरिंग की विटनेस लिस्ट भिजवाती है, जिसमें एक नाम देखकर माधव हैरान हो गया कि लेखा अब क्या करने वाली है। तो तभी सीन शिफ्ट होता है जेल में। यहाँ एक कैदी दर्द से तड़प रहा था। राजू से देखने आगे बढ़ा। वो गार्ड को बुला कहता है कि यहाँ मेडिकल इमरजेंसी है, पर डॉक्टर को आने में 1 घंटा लगने वाला था। राज कहता है इतना वो मर जाएगा। तो राज खुद ही इस आदमी पर ऑपरेट करने लगा, पर स्कैल्पल देख राज को वो सब याद आ रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट की सुनवाई पर। लेखा रोशनी की माँ को बुलाकर रोशनी के बारे पूछती है। वो पूछती है कि अभी आपका एक ऑपरेशन हुआ था ना, क्या आप उस बारे बता सकती हैं। तो रोशनी की माँ ने बताया कि मुझे हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, जिसके लिए 22 लाख रुपए लगने थे। तो रोशनी ने इसके लिए ऑनलाइन फंड रेज किया और 31 जुलाई को मेरी सर्जरी हुई, पर इस सर्जरी में रोशनी नहीं आ पाती, वो बीमार पड़ गई थी। जिसके बाद ही लेखा ने यहाँ राज की माँ गुरमीत नागपाल को बुलाया और हमें पता लगता है कि राज और राज की माँ एक चैरिटी चलाते हैं, जिसमें वो जरूरतमंद लोगों का फ्री में इलाज करवाते थे। तो लेखा यहाँ सामने लाई कि रोशनी की माँ का इलाज कोई ऑनलाइन फंड रेज करके नहीं हुआ है, बल्कि राज और उसकी माँ की चैरिटी ने ही उनके इलाज के लिए 22 लाख रुपए दिए थे। ये डोनेशन 25 जुलाई को किया गया था, जिसके 4 दिन पहले ही रोशनी का अबॉर्शन हुआ था और इसी वजह से वो सर्जरी में नहीं आ पाई। जिस पर राज की माँ ने कहा कि ये मैंने किया है, राज को इसके बारे कुछ नहीं पता था। दरअसल राज की माँ को जब पता लगा कि रोशनी प्रेग्नेंट है, तो उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए रोशनी के साथ ये डील की कि या तो बच्चा रख लो या पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करा लो। तो लेखा कहती है कि योर ऑनर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि नागपाल परिवार यानी राज नागपाल, अंजू नागपाल और गुरमीत नागपाल को सिर्फ रोशनी की मौत का ही नहीं, बल्कि उनके अनबोर्न बच्चे के भी मर्डर का दोषी मान सजा देनी चाहिए। जिसके साथ साथ ही माधव मिश्रा अपना सर पकड़कर बैठ चुके हैं। तो अब माधव मिश्रा इसी सोच में लगे हुए थे कि वो अपने क्लाइंट राज को बचाएं तो बचाएं कैसे, और उनका कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा। सब माधव को कह रहे थे कि ऐसे तो हम इस केस को नहीं बचा पाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ राज के घर, जहां ईरा न्यूज देख रही थी और उसकी दादी गुरुद्वारे निकल गई। तो यहाँ गुरुद्वारे में कोई भी राज की माँ के पास नहीं लग रहा, क्योंकि सबको उनके कामों के बारे पता चल गया था। तो कहानी गई आज की कोर्ट की सुनवाई पर। माधव ने विटनेस स्टैंड में उस डॉक्टर अर्श मिस्त्री को बुलाया, जो माधव मिश्रा के पूछने पर कोर्ट में बताते हैं कि ईरा का कैंसर का टेस्ट किया गया था, जिसके रिजल्ट्स नेगेटिव आए। ईरा को बस लो ब्लड शुगर था। जो सुन दोनों रोशनी और राज रिलीफ हो जाते हैं कि चलो ईरा को कैंसर नहीं है, क्योंकि राज और रोशनी दोनों को डर था कि कहीं ईरा को कैंसर ना हो। जिस पर माधव ने डॉक्टर से पूछा कि क्या कभी आपको ईरा को लेकर अंजू जी का
फोन आया था? डॉक्टर ने कहा नहीं। तो सीन शिफ्ट होता है माधव मिश्रा के ऑफिस में, जहां दीप और माधव की वाइफ थे और यहीं उन्हें सबूतों का एक डब्बा मिला जो माधव की बीवी ने गलती से किचन के कैबिनेट में रख दिया था। वो जल्दी से इसे देखना शुरू करते हैं और उन्हें यहाँ रोशनी की एक ट्रांजैक्शन मिली जो मर्डर वाले दिन से पहली वाली रात की थी। तो सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में। माधव ने राज से सवाल किए। राज बताता है कि शुरू में मेरी और अंजू की लाइफ बहुत अच्छी थी, पर जब हमें ईरा की बीमारी का पता लगा तब सब बदल गया, क्योंकि अंजू ने डिसाइड किया कि वो घर पर रहकर ईरा का ध्यान रखेगी और ईरा का इलाज का खर्चा उठाने के लिए राज ने अपना सारा टाइम काम को दे दिया, जिस वजह से राज और अंजू दूर हो गए। और इसी बीच वहां रोशनी आती है जिसने राज को वो दिया जो अंजू नहीं दे पा रही थी। यहाँ राज रोशनी को अपना प्यार कह रहा है। वो कहता है कि रोशनी लव ऑफ माई लाइफ थी, जिस पर माधव ने पूछा कि अगर रोशनी आपका प्यार थी तो अंजू जी के साथ किसिंग का क्या? तो राज बताता है कि ये फोटो उस दिन की है जब मैंने अंजू को बताया था कि शायद ईरा को कैंसर हो सकता है। तो ये मोमेंट हम दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल था और इसी में ये किस हो गई। राज कहता है कि इस किस ने मेरे लिए तो कुछ नहीं बदला, पर शायद अंजू को लगने लगा कि वो मेरी लाइफ में दोबारा आ सकती है और वो हमारे घर में और ज्यादा नहीं लगी। तो माधव पूछता है कि आप उस पार्टी वाली रात के बारे बताइए जब आप रोशनी को लेकर कमरे में गए थे, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि रोशनी राज पर गुस्सा थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अंजू और राज के बीच कुछ तो चल रहा है, जिस पर राज ने उसे अपनी गलती के बारे बता दिया, जो सुन रोशनी गुस्से से वहां से निकल जाती है। तो इसके बाद वहां अंजू आई और राज ने उसे कह दिया कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ ही टाइम में ईरा को लेकर इस फ्लैट से भी निकल जाऊंगा। जिस पर लेखा राज को कहती है कि वाह वाह, आप तो अच्छे सर्जन के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी हो। लेखा यहाँ कहना चाहती थी कि राज ने ये सारी एक झूठी कहानी बनाई है और सच ये है कि रात को राज बहुत ही गुस्से में था कि रोशनी ने पूरी पार्टी के सामने सीन क्रिएट कर दिया और इसीलिए सुबह राज ने रोशनी को मार डाला। जिसके बाद यहाँ मंदिरा जी राज से पूछती हैं कि आप अभी रोशनी को लव ऑफ योर लाइफ कह रहे हैं, तो फिर उनके होते हुए आप किसी वीक मोमेंट पर किसी और को किस क्यों कर रहे थे? मंदिरा जी कहती हैं कि ऐसे तो हम आपके और रोशनी के रिश्ते को भी एक वीक मोमेंट में शुरू हुआ रिश्ता कह सकते हैं। मंदिरा जी यहाँ पूरी तरह सारी फसाद की जड़ राज को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो सीन शिफ्ट हुआ माधव के ऑफिस में। यहाँ माधव की बीवी कह रही थी कि मैंने ये दुकान कहीं देखी है। उन्होंने जल्दी से शिवानी को फोन कर बताया कि उस दुकान के सामने वही बार है जहाँ रोशनी का वो एक्स मंगेतर दिग्विजय जाता था, यानी मर्डर से एक रात पहले वो और रोशनी आपस में मिले थे। जो सुन शिवानी जल्दी से माधव को बताने गई, पर उससे पहले ही वो लोग दिग्विजय को कटघरे में बुला चुके थे। तो शिवानी जा माधव को सब बताती है। उसने कहा कि दीप एविडेंस लेकर आ रहा है, आप बस थोड़ा डिले करवाइए। माधव ने कोर्ट का टाइम डिले करवाना शुरू कर दिया, जो देख बाकी दोनों वकील और जज सब गुस्सा हो जाते हैं। पर एविडेंस आते ही माधव जी ने कोर्ट में ये बात सामने ला दी कि रोशनी जी मर्डर से पहले वाली रात दिग्विजय को मिलने गई थी। माधव मिश्रा कहते हैं कि अगर पुलिस ने सभी सबूतों को अच्छी तरह चेक किया होता तो ये बात अभी तक हमारे सामने होती। जिस पर दिग्विजय ने कहा कि हाँ, रोशनी आई थी और मैंने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस ये सुनकर मुझे फंसाएगी। दिग्विजय कहता है कि रोशनी वहां आई थी क्योंकि वो टूटी हुई थी। यहाँ दिग्विजय ने कोर्ट में अलग ही स्टोरी रख दी कि उस रात राज रोशनी पर चिल्लाया था और जब रोशनी उससे अंजू के बारे पूछती है कि ये अंजू पार्टी में तुमसे इतना क्यों चिपक रही है, तुम्हारी बेटी को महंगे गिफ्ट क्यों दे रही है? राज बोला क्योंकि वो उसकी माँ है। तो रोशनी जब अंजू को बुरा भला बोलने लगी कि वो कैसी माँ है जो अपनी बेटी का ख्याल तक नहीं रख सकती, राज ने उसे धक्का मारकर कहा कि अब मेरी बीवी के बारे एक शब्द मत बोलना। जो सुन रोशनी समझ गई कि राज अंजू से डिवोर्स नहीं लेना चाहता और उसने बस रोशनी का यूज किया है। रोशनी राज को थप्पड़ मार यहाँ से निकल जाती है। जो सुन राज कहने लगा कि ये सब झूठ है। तो दिग्विजय यहाँ कोर्ट में गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा था, जिस वजह से कोर्ट ने उसे 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया। तो माधव मिश्रा का ये वार उसी पर भारी पड़ गया था। जो देख मंदिरा खुश थी कि माधव तो गया, पर तभी यहाँ अंजू को उसकी बेटी ईरा दिखती है। ईरा अपनी दादी को बिना बताए यहाँ राज और अंजू से मिलने आ गई है क्योंकि उसे उन दोनों की याद आ रही है। तो यही अंजू ने ईरा से फिर से अपने उसी सीक्रेट की बात की जो दूर से माधव मिश्रा ने भी देखी। माधव मिश्रा फिर से सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या है जो उससे छूट रहा है, वो कैसे इस केस
को अपनी तरफ लेकर आए। माधव इसी सोच में अगले दिन अपने ऑफिस जाता है, जहां दीप और उसने बैठकर केस डिस्कस किया। दीप कहता है कि मंदिरा जी आज अपने सारे पत्ते खोल देंगी, जिस पर माधव ने कहा कि वो बस ताश का महल बनाएंगी, हमें उसी में से एक पत्ता खींचना है और सारा महल टूट जाएगा। पर उन लोगों को यही एक पत्ता नहीं मिल रहा था। सब लोग बैठकर चाय कॉफी पीने लगे तो तभी शिवानी को उल्टी आ गई, जिस पर माधव मिश्रा की बीवी कहती है कि ओ शिवानी जी ने हमारी कॉफी पी ली है और वो तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, यानी वो नॉर्मल दूध नहीं पी सकती। दीप कहता है कि ईरा भी तो ऐसी ही है। तो ये सुन माधव को याद आया कि एक दिन अंजू ईरा को लैक्टोज फ्री दूध के साथ दवाई दे रही थी और इसी दूध का डब्बा कचरे में उसी स्कैल्पल के साथ मिला था। तो यही माधव को एक दवाई की बोतल दिखती है। उन्हें पता करना होगा कि इस बोतल में क्या था और अगर उन्होंने ये पता कर लिया तो केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है उसी मर्डर वाले दिन, जिस दिन हमें देखने को मिला कि वो स्कैल्पल वाला अवार्ड किसी और से नहीं बल्कि ईरा से टूटा है। जिसके बाद कहानी आई आज पर अंजू और राज कोर्ट आते हैं। माधव मिश्रा को पता लगा कि वो दवाई की शीशी हाई शुगर डायबिटीज की है। वो कहते हैं कि पता करो कि राज के घर में किसी को डायबिटीज है या नहीं और पता करो कि इस दवाई का गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो सीन शिफ्ट हुआ अंजू की टेस्टिमोनी पर। मंदिरा के पूछने पर अंजू ने बताया कि मेरा और राज का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था। मुझे रोशनी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि रोशनी और राज को मुझसे प्रॉब्लम होती थी। जिसके बाद मंदिरा ने अंजू से मर्डर वाले दिन के बारे पूछा। अंजू बताती है कि उस दिन मैंने जैसे ही राज को रोशनी की डेड बॉडी के साथ देखा, मैंने सीधा पुलिस को फोन किया। तो इसी टेस्टिमोनी के दौरान माधव मिश्रा को पता चलता है कि राज के घर परिवार में किसी को डायबिटीज नहीं थी। जिसके बाद लेखा अंजू से पूछताछ करती है। उसने पूछा कि अंजू जी, आप इससे पहले एक क्रिमिनल लॉयर थी, तो आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर मर्डर वेपन ना मिले तो 85% केसेस में प्राइम सस्पेक्ट को सजा नहीं होती, और अगर मर्डर वेपन मिल भी जाए और उस पर फिंगरप्रिंट्स ना मिले तब भी ये परसेंटेज सेम रहता है। लेखा ने कोर्ट में कहा कि अब ये सब चीजें किसी सर्जन को तो नहीं सूझेंगी, यानी ये सब करने में पक्का अंजू नागपाल जो एक क्रिमिनल लॉयर थी उन्हीं का हाथ है। लेखा यहाँ प्रूफ करना चाहती है कि अंजू नागपाल ने राज नागपाल की मर्डर वेपन छुपाने में मदद की है, और जिस दिन पुलिस को मर्डर वेपन मिल गया उसी दिन वो अपने पति से अलग हो गई। तो इसके बाद बारी आती है माधव मिश्रा की। वो अंजू नागपाल से ईरा की लो ब्लड शुगर वाली बीमारी के बारे पूछता है। अंजू ने बताया कि इस बीमारी में चक्कर आते थे, सर दर्द होता था, एक बार उसे सीजर भी आ गया था, पर ईरा की तबीयत रोशनी के मर्डर के 2-3 दिन बाद ही ठीक हो गई थी। अंजू ने बताया कि ईरा को डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी वो उसे रोज सुबह लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ रोशनी ही देती थी। तो यहाँ माधव मिश्रा वो दवाई की बोतल सामने ले आया कि योर ऑनर, ये दवाई की बोतल उसी कचरे की थैली में मिली थी जिसमें मर्डर वेपन मिला था। माधव मिश्रा बताता है कि योर ऑनर, वैसे तो ये दवाई हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स के लिए है, पर राज नागपाल के घर कोई हाई शुगर का पेशेंट नहीं है, और डॉक्टर के हिसाब से अगर ये दवाई किसी नॉर्मल इंसान या बच्चे को दी जाए तो उसे चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा, सीजर होगा, जो सब ईरा को हो रहा था। यानी कोई ईरा को ये दवाई दे रहा था जिस वजह से वो बीमार रह रही थी। माधव मिश्रा यहाँ कोर्ट में कहता है कि पुलिस वालों ने इस दवाई को देखा भी नहीं, वो बस स्कैल्पल देख मेरे क्लाइंट राज नागपाल पर चढ़ गए। माधव मिश्रा कोर्ट से दरख्वास्त करता है कि इन सब चीजों की अच्छी तरह नए सिरे से तहकीकात की जाए और इस मुकदमे को मिस ट्रायल घोषित किया जाए। जिस पर लेखा बोली कि योर ऑनर, माधव जी मिस ट्रायल की मांग बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हारने वाले हैं। तो जज ने तीनों वकीलों को अपने कैबिन में बुलाया और यहीं जाने से पहले अंजू कहती है कि मुझे मिस ट्रायल नहीं चाहिए। उसने मंदिरा को कुछ बताया, जिसके बाद जज के कैबिन में लेखा मिस ट्रायल के बिल्कुल अगेंस्ट थी। माधव मिस ट्रायल चाहता था। वो कहता है कि ईरा के बीमार होने के बाद ही अंजू जी राज नागपाल के करीब आ रही थी, तो क्या अंजू जी ही ईरा की बीमारी की वजह थी? जिस पर मंदिरा कहती है कि ये कैसा लॉजिक है। उसने कहा कि चलो हम ईरा को ही कटघरे में बुला उससे पूछ लेते हैं। तो इस चीज के लिए जज ने पूरे कोर्ट को खाली करा दिया ताकि ईरा को कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने ईरा का बयान कैमरे में रिकॉर्ड किया। मंदिरा ईरा से पूछती है कि ईरा बताइए, आपको आपकी दवाइयाँ कौन देता था?
ईरा ने कहा, मुझे मेरी दवाइयाँ रोशनी दीदी देती थी। मंदिरा ने पूछा कि आपको रोशनी दीदी के अलावा कभी किसी ने दवाई दी है? ईरा ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ रोशनी दीदी ही दवाई देती थी। जिसके बाद माधव ईरा से बात करता है। उसने पूछा कि उस दिन मैंने आपको अपनी मॉम के साथ एक खास अलग सा हैंडशेक करते देखा था, वो क्या था? ईरा ने कहा कि जब मुझे मॉम को या मॉम को मुझे कोई सीक्रेट बताना होता है तब हम एक दूसरे से ये सीक्रेट हैंडशेक करते हैं। जिस पर माधव मिश्रा ने पूछा कि क्या जन्मदिन से अगले दिन आपकी मॉम ने आपसे ये सीक्रेट हैंडशेक किया था? ईरा कहती है, हाँ, पर मैं उसके बारे आपको नहीं बता सकती। तो माधव मिश्रा कोर्ट से अंजू नागपाल को यहाँ बुलाने की रिक्वेस्ट करता है। जज ने इस चीज की परमिशन दे दी। माधव मिश्रा यहाँ पूरा कोर्ट रूम खाली करा, अंजू को हेडफोन डलवा कर उससे वो सीक्रेट हैंडशेक कराता है। जिसके बाद ईरा ने अंजू को बताया कि आपने कहा था कि किसी को भी बताना नहीं कि पापा का वो अवार्ड मेरी वजह से टूटा था। जो सुन माधव कोर्ट में कहता है कि वो अवार्ड बर्थडे पार्टी वाले दिन बिल्कुल ठीक था, यानी वो अगले दिन ही टूटा होगा। और अगले दिन अंजू जी को लगा होगा कि रोशनी ईरा को दवाई देने नहीं आएगी, तो वो राज के घर ईरा को दवाई देने जाती है। पर रोशनी वहां पहले से थी, उसी के सामने वो अवार्ड टूटा था। माधव अंजू को कहता है कि जब आप वहां पहुंची आपने देखा कि रोशनी ईरा के दूध में ये दवाई मिला रही है। आप समझ गई कि रोशनी जानबूझकर ईरा को बीमार कर रही थी और आप एक माँ जो अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं वो ये सहन नहीं कर पाई। तो अंजू ये सब बातें कबूल कर लेती है। उसने बताया कि रोशनी अपने अबॉर्शन के दर्द में ये सब कर रही थी। हमारे सामने आया कि अंजू और रोशनी के बीच हाथापाई होती है। रोशनी ने वो स्कैल्पल उठाया जो हाथापाई में अंजू से रोशनी के गले पर ही चल गया। माधव मिश्रा कहता है कि इसके बाद आपने स्कैल्पल और बाकी सब चीजें साफ करके अपने कचरे में डाली, जिसके बाद राज नागपाल वहां आकर कत्ल के इल्जाम में फंस जाते हैं। अब अंजू ने अपना जुर्म कोर्ट में कबूल कर लिया था, तो कोर्ट राज को बाइज्जत बरी कर देता है। जिसके बाद मंदिरा ने अपनी बेटी शिवानी को उनकी जीत के लिए बधाई दी। इधर लेखा भी माधव को कांग्रेचुलेट करती है। तो कहानी गई 3 महीने आगे। राज नागपाल माधव मिश्रा को उसकी पेमेंट देने आने वाला था और यही मंदिरा ने शिवानी को बताया कि तुम लोग ये केस अंजू नागपाल की वजह से जीते हो। अंजू ने पता नहीं क्यों मुझे ईरा को कटघरे में बुलाने को कहा। मुझे लगा था कि इस चीज से शायद केस हमारी साइड आएगा, पर यहीं हम केस हार गए। तो इधर राज माधव से मिला और माधव को पता लगता है कि राज उस इंसिडेंट के बाद स्कैल्पल नहीं उठा पा रहा और अंजू को भी 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था और इस वक्त वो राज के ही हॉस्पिटल में है। अब ये सब सुन माधव का दिमाग फिर घूमा। वो सब कुछ दोबारा से सोचता है। माधव मिश्रा अंजू नागपाल से मिलने पहुंचा। वो अंजू को कहता है कि पूरे केस के दौरान मुझे यही लगा था कि दोनों वकील मुझसे आगे हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस केस में कोई और भी मेरा साथ दे रहा है। माधव मिश्रा यहाँ सामने लाता है कि अंजू को उसके कैंसर के बारे बहुत पहले से ही पता था। माधव कहता है कि इस पूरे ट्रायल के दौरान मैं यही साबित करना चाहता था कि आप एक बुरी माँ हैं, पर मैं गलत था। तो हमारे सामने आया कि उस दिन रोशनी को ईरा के दूध में दवाई मिलाते अंजू ने नहीं, राज ने देखा था और उसी से रोशनी का कत्ल भी हुआ। पर अंजू ने ये सब अपने सर ले लिया क्योंकि उसे पता था कि उसके पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है और अगर राज जेल चला गया तो उसकी बेटी ईरा का ध्यान कौन रखेगा। यानी अंजू ने ये सब बस अपनी बेटी के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। माधव पूछता है कि अंजू जी आप पहले भी तो ये सब कन्फेस कर सकती थी, फिर आपने इतना लंबा तमाशा क्यों किया? तो अंजू कहती है कि ये मेरा तरीका था, मैंने ये सारा ड्रामा इसलिए किया ताकि लोग मेरे झूठ पर विश्वास करें। लोग सुने हुए झूठ से ज्यादा देखे हुए झूठ पर विश्वास करते हैं और अगर मेरे कन्फेशन के बाद मेरे कैंसर की बात सामने आती तो पुलिस ये बात समझ लेती और राज पर मुकदमा चलता जिसमें मेरी बच्ची अकेली रह जाती। अंजू कहती है कि माना राज से गलती हुई है, पर वो रोशनी की मौत की सजा अपने आप को खुद हर रोज देगा और उसने ये सब बस अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। जिस पर माधव मिश्रा कहता है कि अंजू जी आप पहली वकील हैं जिसने मुझे हराया। माधव मिश्रा राज को कहे कि स्कैल्पल दोबारा
दोबारा उठा लीजिए डॉक्टर साहब यहाँ से निकल जाता है। उसने जाते जाते उनकी इन सब बातों की रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दिया, जिसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।